गाइस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये क्लास 9 का है और टर्म 1 2022 जो है आपका एग्ज़ाम चला गया। इसमें से आपका इंटरनल असाइनमेंट जो है यानी कि आंतरिक मूल्यांकन जो है आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट का दिया है, ठीक है। और आपका आंतरिक मूल्यांकन जो है ये 100 मार्क्स का रहेगा, बट यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट का जो 10-10 मिलेगा और आपके स्कूल में प्रेजेंट किस आधार पर हो उसमें भी आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। और आपका व्यवहार स्कूल में कैसा है यहाँ से भी आपको 10 मार्क्स मिलेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो बताने वाली हूँ ये बिल्कुल आपका जो है 30 मार्क्स तो आप कंफर्म यहाँ से कर लोगे, क्योंकि इंटरनल असाइनमेंट जो होता है इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 10-10 मार्क्स दिया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ 10 और 10 यानी कुल मिला के 30 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर पाओगे। यानी आप किस तरह से अपना असाइनमेंट को तैयार करोगे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे क्या बोला, फुल मार्क्स जो है 10 मार्क्स का है और ये आपका सब्जेक्ट जो है मैथ्स है। तो मैथ्स में से आपको जो है इंटरनल असाइनमेंट किस तरह से बनाना है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिया है पहले आपको उसको ध्यान देना है। यहाँ पर बोला किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न का उत्तर देने होंगे और आपका फुल मार्क्स जो है वो प्रत्येक का 2-2 है और यहाँ से आपको 2 गुना 5 कर देंगे तो कितना मिलेगा 10। यानी अगर आप ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन को पाँचों असाइनमेंट को बना के चलते हो तो आपको 10 मार्क्स लेने से कोई रोक नहीं सकता। तो आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने के लिए ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनमें से हमें बोला 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पहला क्वेश्चन से न्यून कोण किससे कहते हैं, दूसरा है px = 2x + 5 का शून्यक निकाले। तीसरा क्वेश्चन है px = 2x + 10 में से p0 का मान निकाले। आगे है संपूरक कोण को परिभाषित करें। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर जैसे दिया 5 का पावर 1/2 × 5 का पावर 1/2 = कितना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा, इस आकृति में x का मान फाइंड करना है। इसके बाद 7 नंबर में आपको त्रिभुज दिख रहा है और यहाँ पर बोला है यदि त्रिभुज ABC में यदि कोण भी 60 डिग्री और कोण है 45 डिग्री है तो कौन सी का मान ज्ञात करो। तो यहाँ से मैथ्स का 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देने होंगे। यहाँ पे ऑलरेडी बता भी दिया है 5 प्रश्नों का उत्तर दे। तो चलिए हम पहले मैथ्स का इन 7 क्वेश्चन का आंसर हम देने वाले हैं, लेकिन आपको इनमें से जो अच्छा लगे 5 को आपको चुनना है। मैथ्स में से 5 क्वेश्चन का हल ही आपको करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 7 का 7 क्वेश्चन बताने वाली हूँ। आपको केवल और केवल 5 प्रश्न का उत्तर ही देने होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये इंटरनल असाइनमेंट है जो फुल मार्क्स है, ये आपको बता दिया गया है और 5 प्रश्नों का उत्तर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा न्यून कोण किसे कहते हैं, यही तो क्वेश्चन था हमारा। तो यहाँ पर हम देखेंगे न्यून कोण किसको कहते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वे कोण जिनका मान 0 से तो अधिक हो और 90 से कम हो उन्हें न्यून कोण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि 90 से कम सभी धनात्मक कोण को न्यून कोण कहा जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पर आपको न्यून कोण बताया है। देखिए ये आपका होता है 90 डिग्री, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं समकोण। और हमें 90 डिग्री नहीं लेना है समकोण, यानी कि समकोण नहीं लेने 90 से कम, जरा भी कम हो जाता है, यानी ये 90 से कम है, यहाँ तक 90, ये 90 से कम है, तो यहाँ तक की कोण जो है ये आपका न्यून कोण कहा जाता है। और हमें यहाँ पर बताया है न्यून कोण क्या है, तो आपको ऐसे ही लिखना है बिल्कुल कि यहाँ पर 0 से ज़्यादा, यानी वे कोण जो 0 से ज़्यादा और 90 से कम, यानी 0 से तो ज़्यादा होगा बट 90 से कम होगा, इनके बीच की कोण को हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पर 33 डिग्री, 0 से तो ज़्यादा है लेकिन 90 से कम है, तो ये 33 डिग्री आपका न्यून कोण कहा जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूँ 1 डिग्री भी तो 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है, तो ये भी आपका न्यून कोण हो जाएगा। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में हमको यहाँ पर पूछा था कि px = 2x + 5 का शून्यक ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको इसको मानना होगा, जैसे यहाँ 2x + 5 = 0 मानेंगे, हमें x का मान निकालना है, तो 2x बराबर इसको बराबर को 2 ले जाएंगे तो -5, फिर x बराबर -5/2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा शून्यक। यदि यकीन नहीं हो रहा है तो आप इनको क्या करो, हल करके भी देखिए, जांच करके, यानी x बराबर -5/2 और हमें इस पर्सन का यानी इस क्वेश्चन को 0 बनाना है। तो p x की जगह पर -5/2 रखेंगे और यहाँ पर 2 × x है, x का -5/2 प्लस में 5, तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से कितना बचा -5 प्लस में 5, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हमारा इसीलिए आंसर जो हो जाएगा इसका शून्य कितना हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। ये आपने कर लिया। तीसरा क्वेश्चन हमको क्या पूछा था, यहाँ पर px = 2x + 10 में p0 का मान निकालें। देखिए जहाँ पर p है ना, x की जगह पर क्या लिखना होगा, 0, तो हम ऐसे ही एज इट इज यहाँ पर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर p x है, x की जगह पर क्या रखो, 0, और यहाँ पर 2x है, x है, जहाँ x है वहाँ 0 रखना होगा, प्लस में 10। अब देखिए 2 0 0 + 10, तो 0 को तो कोई वैल्यू नहीं होता, तो हमारा कितना बचा है, 10, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 10 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 3 प्रश्न का हल करा है। अब
पर देखिए चौथा प्रश्न आपको क्या पूछा है कि संपूरक कोण को परिभाषित करिए। संपूरक कोण किसको बोलते हैं? जैसे दो कोण को अगर जोड़ेंगे और ये दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री के बराबर आता है तो हम कहेंगे ये क्या है? संपूरक कोण है। यहाँ पर कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा लिखा दिया गया, ऐसे कोणों का युग्म जिनका योग कितना है, यानी ऐसे कोणों का जोड़ा जिनका जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो, उसको संपूरक कोण कहा जाता है। जैसे हमने मान लिया यहाँ पर, माना कि ए और बी दो कोण है, तो हमने कोण ए को माना 130 और कोण बी को माना 50 डिग्री। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, और 180 डिग्री हो जाएगा, लेकिन ए की जगह पर कितना रखना है? 130 और बी की जगह पर 50, तो 130 और 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? इधर भी 80 और इधर भी 80। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर एग्जाम्पल रख सकते हो। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिख रहा है ऐसे दो कोण का योग जो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। इसको कहा जाता है संपूरक कोण। तो यहाँ पर हमने 4 तक कर लिया, हमें 5 तक बोला है, तो 5 तक में हमें हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन था 5 का पावर 1/2 गुना 5 का पावर 1/2, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। आपको ये फॉर्मूला तो याद ही होगा, ए का पावर m इंटू ए का पावर n इक्वल टू हो जाएगा ए का पावर m प्लस n, क्योंकि ये आपका क्लास 9 में जो है एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर जो है ये आपका इसी पर आधारित है और यहीं से आपको पूछा है। तो यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, 5 का पावर 1/2 है ना, इंटू 5 का पावर 1/2। आधार देखिए, आधार सेम है, आधार सेम है तो हम पावर की क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 5 का पावर 1/2 प्लस 1/2, तो आधार समान है तो नीचे देखिए पावर का भी आधार समान है तो नीचे 2 रहेगा, ऊपर 1/1, यानी 1 + 1, तो 5 का पावर ऊपर भी 2 नीचे भी 2 और 2 से 2 खत्म, तो कितना बचेगा? 1। तो जो 1 बचा, यानी जैसे यहाँ पे हमने कट किया और 5 का पावर 1 और 5 का पावर 1 इक्वल टू 5, तो हमारा फाइनली आंसर जो है ये 5 आंसर मिलेगा। तो हमें 5 तक बोला है तो हमने 5 तक किया है, लेकिन यहाँ पे 6 तक क्वेश्चन दिया, 7 तक क्वेश्चन दिया, तो मैं आपको सारा क्वेश्चन कराऊंगी। अब आपकी मर्जी से जिस क्वेश्चन को चुनना चाहेंगे, केवल 5 प्रश्न को ही चुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिगर दिया हुआ था और यहाँ पे हमें x का मान निकालना था, तो हमने इस आकृति को बना लिया। अब यहाँ से यहाँ तक कोण को हमने x मान दिया, जिसका नाम हमने रखा AOC, यहाँ से यहाँ AOC है। उसके बाद यहाँ से यहाँ आपका 120 डिग्री है, जिसका हमने नाम रखा COD 120 प्लस में यहाँ से आपका हो जाएगा BOD 30 डिग्री है। और ये सब कुछ जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो आधा चांद नजर आ रहा है। आधा चांद जहाँ नजर आता है वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 180 डिग्री किस कारण? तो ये एक रेखिक कोण है, रेखिक युग्म है। AOC का मान x है तो हमने x रखा इसके बदले, ठीक है। और COD यानी COD का मान कितना है? 120 डिग्री, तो हमने 120 डिग्री रखा। और BOD कितना है? 30 डिग्री है तो हमने 30 डिग्री रखा। और कुल मिला के 180 डिग्री तो होगा ही होगा। अब इन दोनों को जोड़िए, क्योंकि x तो जुटेगा नहीं, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है? 150 डिग्री। जब 150 डिग्री बराबर यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 150 डिग्री बराबर 180। हमें x को अकेले करना है क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हमें 180 के उस साइड ले जाना है 150, और 180 में से 150 घटाएंगे, यानी 80 में से 50 गया, 30 बचा, 100 खत्म हो गया। सो यहाँ पे हमारा फाइनली आंसर जो है x बराबर कितना आया? 30 डिग्री। तो यहाँ से हमने 6 क्वेश्चन का हल करा। अब 7वां क्वेश्चन भी हमें करना। क्वेश्चन नंबर 7वां है। यहाँ पर हमें एक त्रिभुज का दिया है चित्र, और यहाँ पर बोला है त्रिभुज ABC में कोण B 60 डिग्री और कौन सी 45 डिग्री है, तो कौन 45 डिग्री, तो कौन सी का मान निकालना है, ये हमें बोला है। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? जैसे कोण ए जो दिया है, पहले दिया हुआ चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है। कोण B बराबर 60 डिग्री दिया और कोण ए बराबर 45 डिग्री दिया है, तो कौन सी निकालना है? और गैस हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो यहाँ पर जोड़ेंगे वो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री, अंदर वाला, बाहर वाला 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सिंपली हम लिखेंगे ABC में, त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे कोण ए प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन कोण ए का मान हमें 45 दिया है तो कोण ए की जगह पे 45 रखेंगे। कोण B का मान 60 डिग्री दिया है तो कोण B की जगह पर 60 डिग्री रखिए। कोण C का मान नहीं दिया तो कोण C का कोण C रखेंगे। तो यहाँ पर गाइस आप देखेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल मिला के आंसर हो जाएगा 105 डिग्री, और कोण C का मान हमें निकालना है तो कोण C को अकेले करना है। 180 में से 105 डिग्री को उधर ले जाएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा? 105 डिग्री होगा। और तब यहाँ पर हम माइनस करेंगे 180 में से 5 डिग्री तो कितना आया? 75 डिग्री। और अगर आप यहाँ पर चाहते हो, नहीं अगर हो सकता है मेरा गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन तीनों कोणों को जोड़ो, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो हमने जोड़ा और यहाँ से 75 डिग्री आया। देखिए 5 5 10, हाथ में रहा 1, 6 4 10, 10 और 7 17 और इसका 1 18, 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब आपका कोण C जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो मैथ्स का हमने 10 नंबर यहाँ से आपको बता दिया, जो आपके मतलब इंटरनल असाइनमेंट में जो आपको 10 मार्क्स पूछा गया है, तो 10 मार्क्स का मैंने बता दिया है। लेकिन आपको इन 7 में से 5 प्रश्न को ही चुनना होगा। अब हम बताएंगे आपको सोशल साइंस का।
देखिए यहाँ पर सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, इसमें से आपको चारों चैप्टर का पूछा जाएगा। एक तो आपका हिस्ट्री है, दूसरा है आपका जियोग्राफी, और तीसरा है आपका सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, और चौथा है आपका इकोनॉमिक्स यानी कि आपका अर्थशास्त्र। यहाँ से इन सभी का क्वेश्चन एक एक करके आपको पूछा जाएगा अथवा में आपको दिया हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी जानना है कि क्या बोला है क्वेश्चन। निम्नलिखित में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। किन्हीं 4 प्रश्न, हिस्ट्री से एक, और जियोग्राफी से एक, और सिविक्स से एक, और आपका इकोनॉमिक्स से एक। लेकिन आपको इसमें ऑप्शन भी दिया है, यानी अथवा करके दिया है। आपको जो इच्छा हो प्रत्येक चैप्टर से, प्रत्येक सब्जेक्ट से आपको 2-2 ऑप्शन दिए हैं, यानी इनमें से एक को चुनना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब और किस घटना से हुई थी। तो इसका आंसर आप जनरली जानते होंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति है, तो आप ऑब्वियसली इस बात को जानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसकी शुरुआत जो है 14 जुलाई 1789 को हुई थी, जब क्रांतिकारियों ने बास्तिल नमक जेल पर धावा बोल दिया। कहने का मतलब है 14 जुलाई 1789 को सुबह सुबह फ्रांस की एक शहर का नाम पेरिस है, जहाँ पर बहुत सारे यानी लगभग 7,000 लोग जो इकट्ठे हुए थे। इन लोगों को एक अफवाह फैली हुई थी कि राजा जो है मतलब कि लुइस 16 जो है वो अपने सैनिकों को मतलब कि नगर में घुसने दिया, यानी लोगों को आप मारने के लिए। इसी डर की वजह से इन लोग इकट्ठे हुए थे। तो इसमें यानी कि किस घटना से क्यों हुई थी, इसकी शुरुआत घटना किस कारण हुई थी। तो पहले देखिए यहाँ पर पहला कारण तो ये है कि राजनीतिक कारण। तो यहाँ पर राजनीतिक कारण में क्या, 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस निरंकुश राजशाही का केंद्र था। 18वीं शताब्दी तक फ्रांस जो है ये निरंकुश किसको बोलते हैं, जो अपने मनमानी तरीके से चलाता है उसको बोलते हैं निरंकुश। उस टाइम ये था। और दूसरा देखेंगे तो सामाजिक कारण, दूसरा में सामाजिक कारण जैसे कि 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस की सामाजिक स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी, जिस वजह से ये युद्ध करना पड़ा। अब देखिए, अगर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है या नहीं बनाना है तो सेकंड ऑप्शन आपको अथवा में मिलेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोला है अथवा करके, रूस में कूलक किसे कहा जाता। तो मैं बता दूं, रूस में कूलक किसको कहा जाता था, वैसे गरीब परिवार को ही कहा जाता था, गरीबों को, ठीक है। जैसे कूलक रूसी साम्राज्य, सोवियत रूस तथा आरंभिक सोवियत संघ के समृद्धि भूपति थे, यानी भूमि के मतलब बड़े बड़े मतलब ज़्यादा ही इन लोगों के पास भूमि हुआ करता था। 20वीं शताब्दी के आरंभ के दिनों में मार्क्सवाद, लेनिनवाद ने राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार कूलक गरीब किसानों के वर्ग शत्रु से थे, यानी कि गरीब किसानों के वर्ग शत्रु से संबंधित किए थे इन बात को, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर हम कह सकते हैं रूस में कूलक जो है ये गरीब किसानों को कहा जाता था। तो यहाँ तक आपने हिस्ट्री का दोनों में से किसी एक को आपको आंसर करने हैं। से आपको राजनीति यानी कि राजनीतिक शास्त्र, या फिर आप कह सकते हो नागरिक शास्त्र, या आप कह सकते हो सिविक्स, यहाँ से भी आपको ऑप्शन 2 मिलेंगे। पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया, 3rd नंबर में बोला लोकतंत्र क्या है, किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो गाइस यहाँ से देखिए कि लोकतंत्र क्या है, शासन का वह रूप जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है, लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव पर आधारित होता है। आप देखिए लोकतंत्र की विशेषताएं भी बोली, तो लोकतंत्र की विशेषता भी बता देते हैं। लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करेंगे, यानी लोगों ने जिन शासकों को चुना है वही अंतिम रूप से फैसला लेंगे। ये है लोकतंत्र की विशेषताएं। दूसरी विशेषताएं, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध कराता है। तो ये आपका 2 विशेषताएं जो है लोकतंत्र से है। अगर आपको लोकतंत्र क्या है इसकी विशेषताएं लिखिए, ये नहीं पसंद है तो आप ऑप्शन आपको जो है दूसरा है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, तो ये आप कर सकते हो। देखिए किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है, और संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यानी अगर देश को सुचारू तरीके से, सही तरीके से चलाना है तो संविधान हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो सरकार की मूल संरचना और इसके कार्यों में निर्धारित करता है, जिसके अनुसार देश जो है, देश के शासन चलता है। अगर संविधान नहीं तो देश में गुंडागर्दी बढ़ेगी, और संविधान है तो संविधान के अंतर्गत सारे नियमों का अनुपालन करना पड़ेगा, इसलिए हमें संविधान बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ से हमने सिविक्स का दोनों क्वेश्चन कर लिए, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करने हैं। अब आता है आपका भूगोल यानी कि जियोग्राफी। यहाँ से भी आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से भी एक करना है। जैसे बंगार और खादर में क्या अंतर है, तो यहाँ पर देखिए बंगार कैसे लिखेंगे, ये पुराने जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग है, यानी पुराना वाला जलोढ़ मिट्टी वाला। इस प्रकार के जलोढ़ के लगातार एकत्रित होने पर छज्जे जैसी संरचनाएं बनती है। अगर लगातार इस तरह के जलोढ़ जो है बढ़ते जाएंगे तो ये छज्जा जैसे बनेगी, जैसे ऊपर नीचे ढलान बनेगा, इसको बांगर कहा जाता है। अगर यहाँ पर हमें अंतर बोला
बांगर और खादार, तो पहले देखते हैं खादार। खादर क्या है, तो नवीनतम और बाढ़ मतलब नवीनतम और बाढ़ मैदानों का युवा संक्षेपण खादर कहला जाता है, यानी मिट्टी को खादर कहा मतलब कहलाती है। तो नवीनतम और बाढ़ वाले मैदानों यानी युवा निक्षेप मैदानों को ही खादर कहा जाता है। यहाँ से हमने अंतर कर लिया। अगर आपको नहीं पसंद है वो क्वेश्चन तो आपको अथवा यानी ऑप्शन में भी मिल रहा है। यहाँ पर क्या बोला है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए अरब सागर में स्थित द्वीप समूह क्या है, लक्षद्वीप। अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये आप उसके बदले यूज़ कर सकते हो यानी लिख सकते हो। अब उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक्स यानी इको में से देखिए यहाँ पर क्या बोला है, प्रश्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर करें। तो पहले हमें क्या करना है, प्रश्न बेरोजगारी किसको बोलते हैं इसको पहले समझते हैं। आपको एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन जो है लिख के चलना है, तभी आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कई बार एक कार्य में एक से ज़्यादा व्यक्ति कार्यरत हो जाते हैं, यानी कभी कभी ना एक जो काम होता है तो एक मतलब जिस काम में एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है वहाँ पे तीन तीन व्यक्ति काम करते हैं, तो ऐसे में काम क्या हो जाएगा आपका, ये स्थिति को ही कहा जाता है प्रश्न बेरोजगारी। यानी जिस जगह पर केवल 2 व्यक्ति काम की ज़रूरत है वहाँ 10 व्यक्ति लगेंगे, तो वहाँ पर ऐसे स्थिति को ही प्रश्न बेरोजगारी कहा जाता है। और दूसरा है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, तो मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार नहीं प्राप्त कर पाते हैं। यानी मौसमी बेरोजगारी उसको बोलेंगे जो साल में भी कुछ महीने में भी वो ठीक से रोजगार नहीं प्राप्त करते हैं। और ये सारा बेरोजगारी जो है कृषि पर ही आधारित है यानी आश्रित है, कृषि क्षेत्र पर ही मिलता है। आमतौर पर इस तरह की समस्याओं से क्या करते हैं, जूझते हैं या इसी से वो समस्या में जूझते रहते हैं। कुछ विशेष महीनों पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता है, ऐसी स्थिति को मौसमी बेरोजगारी ही कहा जाता है। अब देखिए इसमें और ऑप्शन के रूप में क्या यहाँ पर आपको ऑप्शंस पूछा है, तो इसमें बोला है कि बहुविधि फसल प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो ये सिंपल ही है, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वर्ष में एक से ज़्यादा भूमि पर यानी एक से ज़्यादा फसल उगानी है तो उसी को बहुविधि फसल कहा जाता है। और ऐसे करने पर भूमि के जिस टुकड़े पर ये उपजाऊ जो मतलब जिस पे उगाते हैं वहाँ पर उपजाऊ जो है सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये सामान्य प्रणाली है। तो बस इतना ही लिख लीजिए कि बहुविधि फसल जो है प्रणाली क्या है, एक साल में एक से ज़्यादा बार फसल उगाना, इसी को बहुफसली प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, अब आपको साइंस में क्या पूछा गया है इसको भी देख लेना होगा। इसमें बोला है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जो 10 मार्क्स का है। तो यहाँ पर देखिए पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुणों को लिखिए। आपको मालूम है, आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में पदार्थ है हमारा, ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ, तो ये आपने पढ़े हैं, तो आप जरूर पढ़े होंगे पदार्थ के अभिलक्षण क्या है। तो इसमें से पदार्थ के जो अभिलक्षण है वो निम्न है। पहला है कि पदार्थ के कण मिलकर बने होते हैं, यानी पदार्थ जो है कणों से मिलकर बनी होती है, ये बात हमने जाने हैं। और दूसरी है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि आप अगर नमक और पानी को घोलेंगे तो पानी जितना था पहले आप अगर उसमें ज़्यादा नमक डालेंगे तो पानी में कोई बढ़ोतरी और घटाव नहीं होती है। तो ऐसे स्थिति को दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होती है। दूसरी बात, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती है या नहीं करती है, ऑफकोर्स करती है। बाई चांस मैं बात करती हूँ, आपको एक बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल है या नल है, मान लीजिए नल है। अब यहाँ से क्या करते हैं, पानी जो है ये गिरता है, ठीक है, पानी गिरता है। अगर आप यहाँ पर हाथ रखे हैं तो पानी तो इधर उधर तितर बितर हो जाएगा, ठीक है, इधर उधर फैलेगा, लेकिन जमीन पे आने तक यानी जमीन तक आते आते फिर ये पानी इकट्ठा हो जाता है या नहीं हो जाता है, आप खुद बोलिए, होता है या नहीं होता है, ऑफकोर्स होता है। तो इसका ये रीजन बताता है कि पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षिट करता है। दूसरी बात यहाँ पर दिया, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। कैसे, मान के चले ये एक ग्लास है, ठीक है, इसमें आपने वाटर मतलब इस गिलास में इतने गिलास पानी में आपने कलर डाल दिया, और कलर को डालने के बाद इसको आपको 5 मिनट तक ऐसे ही खुला छोड़ देना। आप धीरे धीरे देखेंगे कि पानी जो है वो क्या होता है, कलरफुल हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, कलर हो जाता है, आपने से बिना हिलाए। तो इससे हमें क्या पता चलता है, पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील होता है, यानी घूमते फिरते रहता है, जिस वजह से पूरा पानी को कलरफुल कर दिया है। तो ये था आपका इनका गुण। अब आगे क्वेश्चन से आपको पूछा गया मिश्रण क्या है और इसके उदाहरण बताओ, वो भी इसके प्रकार जो उदाहरण सहित बताएं। तो मैं बता दूं मिश्रण क्या है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलकर जो बनता है उसको मिश्रण कहते हैं, जो मिलकर बना होता है उसी को मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण के प्रकार जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो हम पहले समांगी मिश्रण को देखेंगे। समांगी मिश्रण क्या बोला है, ऐसे मिश्रण जिसमें सभी अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान होते हैं, यानी जितने भी अवयव हमने डाला था वो सभी जगह समान होते हैं,
ठीक है, इसको समांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी को घोल के आपने देखा है तो क्या उसमें आपको पानी और चीनी अलग अलग दिखता है? कभी नहीं, कभी नहीं पहचान पाओगी यहाँ चीनी है या पानी है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। अब इसका दूसरा देखते हैं, इसका विषमांगी मिश्रण क्या है। विषमांगी मिश्रण क्या है? तो ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं, यानी ऐसे मिश्रण इसमें भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिले तो होते हैं और उन्हें अलग अलग करके हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर चीनी और पानी का जो मिश्रण था इसको हम अलग अलग नहीं दे सकते, लेकिन ये मिश्रण जो है अलग अलग देख सकते हैं। इसी को विषमांगी की मिश्रण कहते हैं। उदाहरण में जल तथा रेत का मिश्रण। आपने कभी पानी में मान लिया ये एक गिलास वाटर है, इसमें अगर आप सैंड यानी कि रेत डालेंगे तो रेत अलग दिखेंगे और पानी अलग दिखेंगे, अलग अलग हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है विषमांगी मिश्रण। आपको क्या बोला है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के विवेचना करें। तो देखिए ये एक परमाणु है, परमाणु का आकृति यहाँ पर जो आपको बताया गया है ये भी आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा आप इसे अलग नहीं कर सकते हो। यहाँ तक आपको लिखने के बाद यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये रेड कलर का आपका प्रोटॉन है और ब्लू कलर का आपका न्यूट्रॉन है, और जो बाहरे बाहरे घूम रहा है ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये कभी रुकता नहीं है, हमेशा घूमते फिरता रहता है। आप देखिए इसमें से इनका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत की जो मूल बिंदु है या मुख्य बिंदु है इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे पहला बिंदु है, प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। और दूसरा इसका है, एक तत्व की सभी परमाणु आकार तथा गुणों में समान होते हैं, किंतु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी अलग अलग होते हैं। तीसरी है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भी अलग अलग होते हैं, यानी भिन्न होते हैं। और यहाँ पे चौथा और इम्पोर्टेंट बात है, परमाणु अविनाशी होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही विनाश किया जाता है। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन और प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान के चले यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमने जोड़ा और इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनता है? जल बनता है H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या, परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो बैलेंस है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो 1 है। तो गाइस यहाँ पर आपको ध्यान देना, ऑक्सीजन 2 है तो हम ना तो विनाश कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 नहीं लगा करके यहाँ पर लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। तब तो हाइड्रोजन बिगड़ गया। तो हाइड्रोजन बिगड़ने के लिए हमें यहाँ पर इसको सुधारना है, बिगाड़ना नहीं है। फिर से यहाँ 2 दूनी 4। तो ऐसे में हमने क्या देखा कि दोनों तरफ के मान जो है बराबर है। तो हमें यही चीज़ बोला है कि परमाणु अविनाशकारी होता है और रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। दूसरा है संवहन उत्तक क्या है? पौधों के संवहन उत्तक पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो है ना संवहन उत्तक क्या है पहले इसको समझना है। यह संयोजी उत्तक का एक ही प्रकार है। संवहन उत्तक या यानी कि यहाँ पर बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज वह उत्तक होते हैं जो जंतुओं या पादपों के शरीर में खनिज पदार्थ एवं जल के संवहन का कार्य करता है, यानी ये काम करता है इसको वहाँ तक ले जाने में। अब देखिए पौधों में जो संवहन उत्तक है इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम, एक फ्लोएम होता है। जाइलम का क्या काम है? तो यह यानी जल व खनिज पदार्थों को संवहन करता है और फ्लोएम का काम क्या है? यह खाद्य पदार्थों को संवहन करता है। आगे क्वेश्चन हमें साइंस में क्या बोला है कि गति के तीनों नियमों को लिखिए। तो गति के नियम इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर तीनों नियम को लिखना है। देखिए पहला है गति के प्रथम नियम। इसमें क्या बोला? गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और दूसरा है गति का द्वितीय नियम या संवेग का नियम भी कहा जाता है। गति का तीसरा नियम या प्रतिकूल अभिक्रिया भी करती है। यहाँ पर आपको इसका डिफिनेशन भी लिखना है। आगे है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को कहते हैं, यानी लिखो इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो गाइस यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चंस का 30 + 30 जो है यानी 30 आपका मैथ्स था और 30 आपका सोशल साइंस था और 30 आपका साइंस था। तो कुल